Hello, my dear students. So, fit and fine? Great. Okay, dears, let's start the next chapter, that is chapter 16, बूढ़ी काकी, from your Hindi literature book सुनहरी धूप, written by मुंशी प्रेमचंद. आइए पहले हम हिंदी साहित्य के इस महान कथाकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी के विषय में थोड़ा जान लेते हैं. पृष्ठ संख्या 130. हिंदी के प्रसिद्ध लेखक, कहानीकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक ग्राम में हुआ था. उनका वास्तविक नाम धनपत राय था. उनकी 300 से अधिक महत्वपूर्ण कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 तक में संग्रहित हैं. गोदान, गबन, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं. उनका निधन 8 अक्टूबर 1936 को हुआ. तो चलिए अब वापस कहानी पर आते हैं. बच्चों, यह कहानी जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, एक बूढ़ी काकी की है. काकी मीन्स यू कैन से चाची, आंटी. बुढ़ापे में इंसान को परिवार के सहारे अपनत्व, प्यार व विशेष ध्यान की बहुत आवश्यकता होती है. पर जब परिवार वाले यह भूलकर कि हमने भी एक दिन बूढ़ा होना है, घर के बुजुर्ग सदस्य के साथ उपेक्षा भरा व्यवहार करते हैं, तो घर के उस बूढ़े सदस्य जो कि उन्हीं की माँ, दादी, पिता या दादा होता है, के दिल पर क्या गुजरती है और इस बुढ़ापे में उनकी क्या दुर्दशा होती है, उसी का बड़ा स्वाभाविक व मार्मिक चित्रण इस कहानी में किया गया है. आइए अब जल्दी से इस कहानी का परिचय पढ़ लेते हैं. पृष्ठ संख्या 125. पाठ 16, बूढ़ी काकी. वृद्धावस्था जीवन का वह अंतिम पड़ाव है जब व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों मतलब सेंस ऑर्गन्स पर नियंत्रण खोने लगता है. बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवाय और कोई इच्छा शेष ना थी. जब बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना दी जाती तो वे बच्चों के समान जोर जोर से रोने लगती थीं. भतीजे के घर में, भतीजा मीन्स नेफ्यू, के घर में भरपेट भोजन के लिए तरसती थीं. कभी जाने अनजाने ऐसे वृद्ध जनों का अपमान हो जाने से सदाचारी प्रवृत्ति के लोगों की अंतरात्मा कांप उठती है. मनोभावों के कुशल चितेरे का मतलब होता है चित्रित करने वाले. मीन्स जो राइटर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस जो भी भाव है, मन के भाव, उस वृद्ध जो थी वृद्धा, उसके मन के भावों को बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, चित्रित किया है. तो मनोभावों के कुशल चितेरे मुंशी प्रेमचंद ने मानवीय आचरण और व्यवहार की इस कहानी को बड़े ही मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया है. तो आगे है कन्फ्यूशियस का कथन. जिसे आप स्वयं पसंद नहीं करते उसे दूसरों पर मत थोपिए. गुड थॉट. इट मीन्स what you don't like for yourself, don't impose upon others. So now let's start the story. बूढ़ी काकी. उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त बीत चुका था. बेटे तरुण होकर चल बसे थे. तरुण मतलब युवा, यंग. अब एक भतीजे के सिवाय और कोई ना था.
उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मतलब प्रॉपर्टी लिख दी। भतीजे ने सारी संपत्ति लिखवाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, प्रॉमिसेस, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों, दलाल मीन्स एजेंट्स, के दिखाए हुए सब्ज बाग थी। सब्ज बाग मीन्स फॉल्स प्रॉमिसेस और ड्रीम्स। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम ना थी। बच्चों, उस ज़माने में ये 150-200 रुपये ही लाखों के समान थे। तो बहुत पुराने समय की कहानी है, काफ़ी ईयर्स पहले की, तो इसलिए ये 150-200 रुपये की भी बहुत वैल्यू थी तब। तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था अथवा उनकी अर्धांगिनी मीन्स वाइफ श्रीमती रूपा का। इसका निर्णय करना सहज नहीं। बुद्धिराम कभी कभी विचारते कि इसी संपत्ति के कारण वे इस समय भले मानुष बने बैठे हैं। यदि मौखिक आश्वासन और सुखी सहानुभूति से स्थिति में सुधार हो सकता हो तो उन्हें कदाचित कोई आपत्ति ना होती, परंतु विशेष व्यय का भय उनकी सुचेष्टा को दबाए रखता था। मौखिक आश्वासन मतलब ओरली, मतलब मुंह से कह देना कि ओके आई विल डू दिस फॉर यू, मतलब उस बूढ़ी काकी को तो आश्वासन मतलब एश्योरेंस, कि मैं मुंह जवानी कह दे कि आई विल डू दिस फॉर यू, ओके ओके आई विल प्रोवाइड दिस, आई विल डू दिस, है ना। तो वो कह रहे हैं, यहाँ पे राइटर कहता है कि बुद्धिराम ऐसा सोचता था कि यदि तो ऐसे ही बस मुंह जवानी कुछ कहने से और सुखी सहानुभूति मतलब जस्ट ऐसे ही सहानुभूति शो करनी, सिंपथी कि ओके ओके ऐसा, पर पैसे ना खर्च करने पड़े, व्यय मतलब खर्चा, पर उनके लिए कुछ खर्च करना ना पड़े तो कहता बहुत अच्छा था। तो उस खर्चे के कारण वो जो उनके मन में उसके लिए मान लो कुछ करने को दिल भी करता था उस बूढ़ी काकी के लिए, तो जब उन्हें लगता था कि खर्चा होगा तो वो अपने उस सुचेष्टा जो अच्छा प्रयास वो करना चाहते थे उस बूढ़ी काकी के लिए वो कर नहीं पाते थे खर्चे के डर से। यहाँ तक कि यदि द्वार पर कोई भला आदमी बैठा होता और बूढ़ी काकी उस समय अपना राग अलापने लगती तो वे आग बबूला हो जाते, तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता और घर में आकर उन्हें जोर से डांटते, ये मेरी इंसल्ट हो रही है, बाहर मेरा गेस्ट बैठा और तुम कुछ भी बोल रही हो, तो उन्हें आकर अंदर डांटते। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है। विद्वेष मतलब यू कैन से हेट्रेड और ग्रज। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, मतलब पिंच करके उन्हें, कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती हैं, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। मतलब जब बच्चे उन्हें टॉर्चर करके कुछ भी पिंच करके भागते थे, कुछ भी गलत उनके साथ मिसबिहेव करके, तो वो जब रोती थी तो लोग तो ये सोचते थे दूसरे के तो खाने के लिए रो रही होगी, तो इसलिए उनके उस पीड़ा वाला जो दर्द था, जो उनका रोना था, उसको कोई ध्यान ही नहीं देता था। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियां देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुंचती। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था, अनुराग मीन्स प्यार, तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। मीन्स उसके भाई अदरवाइज उसकी जो मिठाई चबेना जो भी था, चने, वो छीन लेते, तो इसलिए वो बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, मीन्स सुरक्षित स्थान, मीन्स सेफ प्लेस। यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण बहुत महंगी पड़ती थी। लोलुपता मीन्स लालच, तो इधर काकी भी खाने पीने की बहुत शौकीन थी, तो उनकी लोलुपता के कारण भी उसको जो लाडली थी उसको उनकी शरण मतलब उनके पास बैठना भी महंगा पड़ता था, मतलब वो भी उससे मांगती थी।
फिर भी वो कह रही है, तथापि भाइयों के अन्याय से यह कहीं अधिक सुलभ थी, कि ये बेटर देन जो ब्रदर्स कंपनी। इसी स्वार्थ अनुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। तो इसके कारण वो दोनों स्वार्थी थे। उसको जो बूढ़ी काकी थी उसको मिठाई मिल जाती थी, और जो लड़की थी लाडली उसको अपना शेयर उसका बच जाता था, भाइयों से बचा लेती थी, नहीं तो वो सारा का सारा ही खा लेते। तो इस तरह से दोनों में ईच अदर्स कंपनी में एक दूसरे से सहानुभूति हो गई थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मय पूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था, मतलब आनंद ले रहा था गाने का। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस गंवार मंडली में बोलना अथवा सम्मिलित होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। मतलब प्रतिष्ठा मतलब शान शौकत और स्टेटस। तो उन्हें लगता था कि लो ये तो सारे गंवार हैं, हम तो अंग्रेजी पढ़े लिखे हैं, तो हम इनकी कंपनी में नहीं रहेंगे। तो ये मतलब लिखने का मतलब है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है, मतलब उसकी शादी होनी होगी, तो तिलक का मतलब शगुन आया उसके लिए, बड़े लड़के मुखराम का। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थीं और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियों पर कढ़ा चढ़ रहे थे, एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थीं, दूसरे में अन्य पकवान बनते थे। एक बड़े हंडे में, हंडे मीन्स बिग बर्तन, बिग वेसल, बड़ा बर्तन में मसालेदार तरकारी मतलब सब्जी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। क्षुधावर्धक मतलब भूख बढ़ाने वाली। तो बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी, क्योंकि उसको तो कोई पूछता नहीं था, तो अपने कमरे में ऐसी दुखी बैठी थी कोठड़ी में। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी। तो अब बाहर पकवानों की सुगंध आ रही है, पूरियों कचौड़ियों की सुगंध आ रही है, और वो खाने पीने की शौकीन थी, तो इसलिए वो बड़ी बेचैन हो रही थी उस सुगंध के कारण। वे मन ही मन विचार कर रही थीं कि संभवतः उन्हें पूड़ियाँ ना मिलेंगी। उन्हें लगता था मुझे कोई नहीं देने वाला, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया, मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं, उनके लिए कुछ ना बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वे रो ना सकीं। अपशकुन मतलब कुछ मिसहैपनिंग हो जाएगी, खुशी का मौका है, शादी का उसके जो भी मुखराम की, तो इसलिए उन्होंने रोई तो नहीं कि अपशकुन के डर से, पर उनका दिल रोने को कर रहा था। तो आहा कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है, जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसा भाग्य कहाँ कि भरपेट पूड़ियाँ मिलें। मतलब उन्हें तो कोई रोटी भी नहीं पूछता था नॉर्मल डेज में भी, तो अब मुझे कहते जब रोटियों के लाले मुझे पड़े रहते हैं हर समय, तो आज मुझे पूड़ियाँ कौन खिलाएगा। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, हुक मतलब पेन, दर्द। परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, अदरवाइज की रूपा उन्हें डांटेगी, तो इसलिए वो चुपचाप बैठ गई। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखमय विचारों में डूबी रही। घी और मसालों की सुगंधी रह रहकर मन को आपे से बाहर किए देती थी। आपे से बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब उनका मन जो उनके बस में नहीं था, दिल कर रहा था अभी जाकर वहाँ से सब कुछ खा लूँ। मुंह में पानी भर आता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। अब वे पूड़ियों के ही सपने लेने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो ज़रा हाथ में लेकर देखती, क्यों न चलकर कढ़ा के सामने ही बैठूं। पूड़ियाँ छन छन कर तैयार होंगी, कढ़ा से गरम गरम निकल कर थाल में रखी जाती होंगी। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है।
मतलब जैसे कि जो फूल हैं, फ्लावर्स, वो हम अपने घर में भी लेकर आते हैं और उनकी सुगंध का आनंद लेते हैं। बट कहते हैं जो वाटिका मतलब जो गार्डन है वहाँ पे खूब सारे फूल होते हैं, तो वहाँ का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो इस ख्याल से उसने सोचा कि क्यों ना हो जहाँ पे ये सब कुछ पकवान पक रहे हैं वहीं बैठ जाऊँ, तो अलग से खुशबू आएगी, अच्छी खुशबू आएगी, तो उसका मज़ा ही अलग होगा। तो इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर, मीन्स अपनी टांगों को और बाहों को फोल्ड करके उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई मतलब क्रॉल करती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ा के पास आकर बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ, मतलब अच्छा लगा उन्हें, जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने से होता है। जैसे भूखा जो कुत्ता होता है जब किसी को खाते देखता है उसके पास बैठकर उसको बड़ा संतोष होता है कि शायद मुझे भी मिल जाएगा बाद में। तो ऐसी ही फीलिंग उस बूढ़ी काकी को वहाँ पे जहाँ पे पकवान पक रहे थे उसके सामने बैठकर हो रही थी। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, मतलब बेचैन, मतलब बहुत सारा काम एक साथ वो हैंडल कर रही थी। उत्सव वाला घर था तो इसलिए उसे बड़ी बेचैनी हो रही थी। कभी इस कोठे में जाती, कोठे मीन्स कोठड़ी, मीन्स यू कैन से रूम, कभी उस कोठे में, कभी कढ़ा के पास आती, कभी भंडार में जाती, भंडार मतलब स्टोर रूम। किसी ने बाहर से आकर कहा महाराज ठंडाई मांग रहे हैं, ठंडाई देने लगी। इतने में फिर किसी ने आकर कहा भाट आया है उसे कुछ दे दो। भाट के लिए सीधा निकाल रही थी। सीधा का मतलब है कि जैसे हम किसी को पैसे देते हैं उसके बदले में उस ज़माने में जैसे आटा दे दिया, चावल दे दिया, कुछ भी राशन दे दिया, उसको सीधा बोलते हैं। निकाल रही थी कि एक तीसरे आदमी ने आकर पूछा अभी भोजन तैयार होने में कितना विलंब है, मतलब देर है, ज़रा ढोल मजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते परेशान हो गई थी, झुंझलाती थी, कुड़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर ना पाती थी। पर अब क्रोध किस पर करे, टाइम ही नहीं था। भय होता कहीं पड़ोसी ने यह ना कहने लगे कि इतने में उबल पड़ी। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि ज़रा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। यह भी खटका था कि ज़रा आंख हटी और चीज़ों की लूट मची, कि उसको इसका भी फिक्र था कि यदि मैं 1 मिनट के लिए रेस्ट के लिए बैठ जाऊँ पानी पीने या कुछ भी करने के लिए तो लोग लूट मचा देंगे खाने पीने की। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ा के पास बैठी देखा तो जल गई। इसका भी ध्यान न रहा कि पड़ोसने बैठी हुई हैं, मन में क्या कहेंगी। अभी उसको पड़ोसनों की चिंता हो रही थी और अब उसको भूल गई कि पड़ोसने अब क्या कहेंगी, पुरुषों में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, अब उसको किसी की फिक्र ना थी। जिस प्रकार मेंढक केंचुए पर, केंचुआ होता है, मेंढक मीन्स फ्रॉग, केंचुआ होता है अर्थवॉर्म, पर झपटता है, उसी प्रकार वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली ऐसे पेट में आग लगे। पेट है या भाड़, भाड़ का मतलब भट्टी जहाँ पे कुक करते हैं, जैसे कि दाने वगैरह भुनते हैं, कुछ भी कुक करने वाला जो है फायर प्लेस, उसको भाड़ कहते हैं। कोठड़ी में बैठते हुए क्या दम घुटता था? अभी मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक धैर्य न हो सका। आकर छाती पर सवार हो गई। जल जाए ऐसी जीभ। गांव देखेगा तो कहेगा कि बुढ़िया भरपेट खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुंह बाए फिरती है। नाम बेचने पर लगी है, नाम कटवा कर दम लेगी। इतना ठूंसती है, ना जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठड़ी में बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी ना जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। तो इस तरह से अपने दिल की पूरी भड़ास उसने बूढ़ी काकी पर निकाल दी। बूढ़ी काकी ने सिर उठाया, ना रोई ना बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठड़ी में चली गई। आवाज़ ऐसी कठोर थी कि हृदय और मस्तिष्क की संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण विचार और संपूर्ण भार उसी ओर आकर्षित हो गए थे। मीन्स उसने इतना रफ
लैंग्वेज यूज़ किया था, इतनी रफली उसके साथ मिसबिहेव किया था कि जो बूढ़ी काकी के कहते हैं जितनी भी अब उसके दिल और दिमाग में जितनी भी शक्ति बची थी, वो सारे जितनी भी उसकी मतलब अभी भी अंडरस्टैंडिंग उसमें शेष थी, वो सारी उनके अपने मिसबिहेव किया और अट्रैक्ट हो गई कि मेरे साथ इतना बुरा, इतने गलत शब्द प्रयोग किए गए। तो वो इतना समझती थी। भोजन तैयार हो गया है। आंगन में पतलें पड़ गईं। मेहमान खाने लगे। स्त्रियों ने जेवनार गीत गाना आरंभ कर दिया। जेवनार गीत मीन्स दैट फेस्टिवल सॉन्ग्स, और जो भी वहाँ पे शादी के गीत आदि गाने शुरू कर दिए, पार्टी सॉन्ग्स यू कैन से। मेहमानों के नाई और सेवक गण भी उसी मंडली के साथ किंतु कुछ हटकर भोजन करने बैठे। मतलब जो उनके सेवक थे, नौकर चाकर या नाई थे मेहमानों गेस्ट्स के, वो भी उनके साथ ही भोजन कर रहे थे, पर थोड़े गैप पर बैठे हुए थे। परंतु सभ्यतानुसार जब तक सबके सब खा ना चुके कोई उठ नहीं सकता था। तो दीज आर द एटिकेट्स, यू नो। बूढ़ी काकी अपनी कोठड़ी में जाकर पश्चाताप कर रही थी, मतलब रिपेंटिंग, कि मैं वहां क्यों गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। सच्ची तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा ना जाऊंगी। तो उनको लगा कि मैं ही गलत थी। सही बात है कि जब घर में गेस्ट हैं तो पहले गेस्ट खाएंगे ना, तभी मैं खाऊंगी। तो अब उन्हें समझ में आ रही थी अपनी गलती, मतलब वो भूल गई कि रूपा ने मेरे साथ मिसबिहेव किया। उनको लगा पहले मेरी ही गलती है। मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वे बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। परंतु घी की रुचिकर सुबास, घी की जो रुचिकर सुबास मतलब जो खुशबू आ रही थी घी की, बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। धैर्य परीक्षक मतलब उसके धैर्य का इम्तहान ले रही थी, मतलब वो जो उसकी पेशेंस थी उसका जैसे एग्जामिनेशन था। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। अब पतलें बिछ गई होंगी। अब वो सपने कमरे में बैठी हुई, अपने कोठड़ी में बैठी हुई ले रही हैं कि अब पतलें सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दी होंगी। पतले मीन्स प्लेट, वो जो लीफ की बनी होती हैं। अब मेहमान आ गए होंगे। लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है। मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। जेवनार गाया जा रहा है। यह विचार कर वे मन को बहलाने के लिए लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। तो अपने मन को बहलाने के लिए खुद ही कोई मतलब शादी का गीत गाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि गीत गाए हुए देर हो गई। क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर ही रहे होंगे? किसी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आवेंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। तो यह सोचकर कि हो सकता है वो सोचते हो कि ये कौन सी गेस्ट अपने आप आ जाएगी, तो उन्होंने कहा चलो मैं ही खुद ही चली जाती हूँ। पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ मतलब सब्जियाँ सामने आएंगी, यह विचार उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे मतलब इरादे या जो भी ड्रीम्स कह लो बांधे। पहले तरकारी से मतलब इमेजिनेशंस, मंसूबे यहाँ पे कह सकते हो कि वो कल्पना करने लगी कि पहले तरकारी से पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से। कचौड़ियाँ रायते के साथ मज़ेदार मालूम होंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुंह जूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी, मतलब मैं भरपेट खाऊंगी। वे उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई आंगन में आई। परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। तब फिर गलत उनकी टाइम कैलकुलेशन गड़बड़ा गई। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी। कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं।
कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटी जाती हैं, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। मतलब इतनी ज़्यादा खा ली हैं कि अब खाई भी नहीं जा रही, अब ये भी दिख रहा है कि पत्तलों पर छोड़ कर ना जाएं, ये भी किसी तरह भीतर ही रख लेता। मतलब लालच उनके अंदर उठ रहा है। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, ये कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे, पूड़ियों के थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन, महाजन मतलब रिच मैन, अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार, कर्जदार मतलब डेटर, जिसने उससे कर्ज लिया है, को देखते ही, जिसने पर अभी तक उसका रिटर्न नहीं किया मनी, तो उसको देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है। टेंटुआ मीन्स नेक, यू कैन से। उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले, धोबी आदि भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे कि अब इनको पनिशमेंट मिलेगी, इन्होंने बहुत गलत काम किया। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हत ज्ञान पर, मतलब उनका ज्ञान जो आहत हो चुका था, मतलब इतना उनको नॉलेज नहीं था कि क्या करना चाहिए, बुढ़ापा था तो उनका मतलब इतना उन्हें अब सेंस नहीं थी क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पर किसी को करुणा ना आई। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी, मतलब सिर्फ लाडली को उनकी फिक्र हो रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को बहुत सी पूड़ियाँ क्यों नहीं दे देते, क्या मेहमान सबकी सब खा जाएंगे? उस छोटी सी बच्ची को ये समझ में आ रही थी बात। और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? वह काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना जाती थी। उसे डर था कि माँ मारेगी या गुस्सा करेगी, इसलिए वो जा नहीं पा रही थी। उसने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में, मतलब जो बॉक्स छोटा सा उसके पास गुड़िया का था, गुड़ियों की पिटारी में बंद कर रखी थी। उन पूड़ियों की को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था, मतलब बेचैन हो रहा था, रेस्टलेस हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठेंगी, पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी, तो वो ऐसा सोच रही थी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद ना आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो चुपके से उठी और विचारने लगी, कैसे चलूं? चारों ओर अंधेरा था, केवल चूल्हों में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास से एक कुत्ता लेटा हुआ था। उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे, फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गई। तो जो बुद्धिराम उन्हें घसीट कर कमरे में लेकर गया था ना, तो उस समय की जो उनकी फीलिंग थी बूढ़ी काकी की, वो यहाँ पर डिस्क्राइब की गई है कि उन्हें लग रहा था कि जैसे पहाड़ पर से उड़ाए लिए जा रहा है और उनके पैर पत्थरों से टकरा रहे थे और फिर किसी ने उसको पहाड़ से पटक दिया। उनको ऐसी फीलिंग हो रही थी और उसके बाद वे मूर्छित हो गई, मतलब बेहोश हो गई। जब वे सचेत हुई, जब उन्हें होश आया तो किसी की जरा सी भी आहट ना मिलती थी। अब उन्हें कोई आवाज़ बाहर से नहीं आ रही थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उनके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। किसी ने मेरी सुधि ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? तो अब वे सोच रही हैं कि सबको, इतने मेहमानों को खिला दिया, उनके नौकर चाकरों को खिला दिया, पर एक मुझे बूढ़ी को यदि खिला देते तो क्या उनका जो धन था वो ज़्यादा वेस्ट हो जाता? मतलब उसका पेट काटने से धन क्या बहुत सेव कर लेते वो, एक बंदे को छोड़ ना खिलाकर। बुद्धिराम ने मुझे घसीटा, पटका। उन्हीं पूड़ियों के लिए रूपा ने सबके सामने गालियां दी। उन्हीं पूड़ियों के लिए इतनी दुर्गति करने पर भी उनका पत्थर का कलेजा ना पसीजा
कि इतना मेरे साथ मिसबिहेव कर लिया, मुझे टॉर्चर कर लिया, क्या अभी भी वो मुझे पूड़ियाँ ना दे पाए? सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी। तो ये सब बातें उनके मन में आ रही हैं। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। तो अब वो क्या कर सकती थी, निराश थी बट संतोष करके कि चलो ओके ऐसे ही सोते हैं अब। तो वो लेट गई। ग्लानि से गला भर आता था, मतलब इतनी उन्हें मतलब अपने आप पर गलानी हो रही थी, दुख हो रहा था कि उनका गला, मतलब उनको रोने को दिल कर रहा था, परंतु मेहमानों के भय से रोती ना थी। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी, वो समझ गई कि लाडली है। झटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पुड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी, तो उसे इतनी भूख लगी थी कि ऐसे फटाफट खाने लगी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जाम्पल दिया राइटर ने कि जैसे कि जब थोड़ी सी बारिश होती, जस्ट शावरिंग होती है, जैसे हल्की सी बूंदाबांदी होती है, तो अधिक गर्मी के मौसम में, तो उस हल्की सी बारिश से गर्मी और बढ़ जाती है, ठंडक तो नहीं मिलती, गर्मी भी और बढ़ जाती है। उसी प्रकार अब इतनी सी पूड़ियाँ खाकर उसका ना तो पेट भरा था, ना भूख मतलब उनकी भरी ख़त्म हुई थी, और ना ही इच्छा, मतलब जब टेस्टी खाना तो हम ज़्यादा खाना चाहते हैं, तो उसने उसको तो इतना सा टेस्ट करके उनकी भूख और भी बढ़ गई थी, इच्छा भी बढ़ गई थी। वे बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरे थे। खुरचन, यू कैन से स्मॉल पीसीज ऑफ दैट पूरी या समथिंग, खाने की जो भी सामान था, उन्हें निकाल कर वे खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटकारे भरती थी, मतलब जो थोड़ा सा उसी से मतलब अपना एंजॉय कर रही थी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी, मतलब क्या मतलब है इसका, तो वो समझी नहीं लड़की। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। दीन, क्षुधा आतुर, हत ज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। तो अब राइटर यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो जो दीनहीन थी, मतलब गरीब, क्षुधा आतुर, भूख से बड़ी बेचैन थी जो, और हत ज्ञान जिसका अब सेंस उनको नहीं थी कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वह जो बुढ़िया थी वो जूठी पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण मतलब खाने लगी। ओह, दही कितनी स्वादिष्ट थी, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितनी सुकोमल, मतलब कितनी सॉफ्ट थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मतलब अब उनको इतना तो, चाहे उनकी बुद्धि काम नहीं करती थी, पर इतना उनको भी समझ में आ रहा था कि मैं ये जो जूठी पतलों में से चुन चुन कर चीज़ें खा रही हूँ, ये गलत काम है, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं दूसरों की जूठी पत्तल चाट रही हूँ। मतलब उनको एहसास था कि मैं गलत कर रही हूँ। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुलीं। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया, मतलब वो सुन्न हो गई, मतलब एकदम से मतलब स्टैच्यू बन गई, कह लो, यू कैन से। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती वही उस समय हुई। मतलब जैसे गाय को काटते समय जब छुरी उसकी गर्दन पर चलाई जाती है, तो जैसी उस गाय की हालत होती है, ऐसा ही लगा उस रूपा को भी कि मेरी गर्दन पर भी कोई छुरी चला रहा है, मतलब उसको ऐसी फीलिंग आई। एक ब्राह्मणी दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। तो अब रूपा को भी इस बात का एहसास हुआ कि कितना गलत ये हो रहा है कि एक ब्राह्मणी, वो ब्राह्मण थे,
मतलब वो बूढ़ी काकी भी ब्राह्मण थी और दूसरों की जूठी पत्तल खा रही है। ब्राह्मणों की तो लोग पूजा करते हैं और वो अब दूसरों की जूठी पत्तल खा रही है, तो इससे अधिक दुख वाला सीन और क्या हो सकता था। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है कि कुछ ग्रास मतलब बाइट्स, कुछ पूरियों की बाइट्स के लिए उसकी जो सास है, चचेरी सास, तो ऐसे पतित और निकृष्ट, पतित मतलब गिरा हुआ काम कर रही है। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है, मतलब सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है, मतलब अपशकुनी है ये। रूपा को क्रोध ना आया, मतलब अदरवाइज वो उसको झट से गुस्सा आता था, अब इस बार उसको गुस्सा ना आया। शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, अब वो दुखी थी, उसे इसलिए क्रोध नहीं आया। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आईं। अब वैसे एक तो दया आ रही थी उस बूढ़ी पर, दूसरा उसको डर भी था कि ये तो अपशकुनी है, मैंने उसके साथ इतना मिसबिहेव किया, अब मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसकी आंखें भर आई, मतलब उसे रोना आ गया। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कब उसको वो डरती थी कि मैंने अधर्म किया है, एक बूढ़ी स्त्री को भोजन नहीं दिया और वो जूठी पतलें चाट रही है, तो इस अधर्म के लिए भगवान कहीं मेरे परिवार पर कुछ बुरा ना कर दें, मेरे परिवार का कुछ बुरा ना कर दें, अहित ना कर दें, इसलिए वो प्रेयर कर रही थी भगवान से। वह सोचने लगी, हाय मैं कितनी निर्दयी हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, उसकी यह दुर्गति। अब उसको रियलाइजेशन हो रहा है कि उसके पैसे से ही, उस बूढ़ी औरत के जो संपत्ति से, प्रॉपर्टी से, पैसों से ही तो हम ये सब शान शौकत दिखा पा रहे हैं और उसी की हम इतनी दुर्गति कर रहे हैं, और मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई, मतलब गलती हुई, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए पाए, उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी। अब वो समझ रही है कि सैकड़ों लोगों को खाना खिलाया और उसके पैसों से ही इतने खर्चा किया और उसे ही मैं एक भरपेट भोजन ना खिला सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर हाथ में लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। मतलब उसके लिए पूरा परोस कर सब कुछ जो कुछ बनाया था पकवान सब ला रही है। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे, मतलब तारे टिमटिमा रहे थे। बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर बहुत सुख प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर में कहा, कंठावरुद्ध मतलब उसका गला जो था भरा हुआ था, मतलब रोने के कारण, मतलब उससे बोला नहीं जा रहा था। काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। तो जैसे छोटे बच्चों को पहले मान लो पिटाई हो जाए मम्मी पापा से और बाद में उनको मिठाई मिल जाए, कुछ भी उनकी जो मनपसंद चीज़ खाने को मिल जाए, तो सब मार और झिड़कियाँ भूल जाते हैं। और इसी भांति अब जो ये बूढ़ी काकी थी, बच्चा और बूढ़ा कहते एक बराबर होता है, एक समान होता है, तो ये भी अब भूल गई कि इन लोगों ने मेरे साथ कितना मिसबिहेव अभी थोड़ी देर पहले किया। सब भूलकर बस मिठाइयाँ और पकवान देखकर वो बच्चों की भांति सब भुलाकर खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची सदिच्छाएं निकल रही थी, मतलब उसके अपने एक एक जो शरीर का पार्ट था वहाँ से अच्छी उसके लिए दुआएं आ रही थी कि तूने मुझे इतना अच्छा खाना दिया, भगवान तुम्हारा भला करे। वो सब भूल गई कि इसने मेरे साथ पहले क्या किया, मतलब अच्छी जो उसके लिए ब्लेसिंग्स निकल रही थी। और रूपा इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। और रूपा को अब लग रहा था कि ये तो बिल्कुल हेवनली, स्वर्गीय मतलब हेवन के समान जो दृश्य है उसका वह आनंद ले रही थी, कि उसको अब मन को संतोष था कि एटलीस्ट अब मैंने बूढ़ी काकी उसकी मन की इच्छा पूरी कर दी, चाहे पहले मैंने गलती की। सो दिस वॉज द स्टोरी बाय मुंशी प्रेमचंद।
So, very touching story, isn't it? Well, next time we shall do its back exercises and question answers. Stay connected. Goodbye.